हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हमारे साथ हैं अंकित सिन्हा, जिन्होंने एनएचपी का एग्जाम इस साल क्लियर कर लिया है और अब वो असिस्टेंट मैनेजर बन गए हैं एनएचपी में, नेशनल हाउसिंग बैंक में। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो अंकित, मेरी तरफ से और आई एग्जाम बी की पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड थैंक यू अंकित, टाइम निकालने के लिए हमारे साथ आज ये बातचीत करने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ डिस्कस करने के लिए, जो आगे के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो अंकित, स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपना ब्रीफली अपना बैकग्राउंड बता सकते हैं कि आपने क्या किया है और कैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैम एक्चुअली मैंने 2021 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो कोविड के कारण उस समय रिजल्ट थोड़ा लेट से आया था। तो उस टाइम मैं कोई फॉर्म नहीं भर पाया था। ओके। बट उसके बाद से मैंने 2022 में एलिजिबल हुआ फॉर्म भरने के लिए। तो बेसिकली उस टाइम मैं फॉर्म भरा। उसके बाद फिर और एक फॉर्म मैंने एनएचबी का पहले भी दिया था 2021 में, क्योंकि उस टाइम दिसंबर में शायद फॉर्म आया था एनएचबी का। यस। तो, तो उस टाइम मैंने फॉर्म भरा था, बट मेरा उस टाइम सिलेक्शन हुआ नहीं था इंटरव्यू के लिए। तो ओके। मुझे लगा था कि मैं इसे थोड़ा और मेहनत से मैं इसे क्रैक कर सकता हूँ। तो मैंने इसका इंतज़ार किया। उसके बाद फिर और बाकी सारे बैंकिंग एग्जाम्स के फॉर्म भरे थे, फिल किए थे। तो उसका भी मैंने एग्जाम्स दिया था। तो ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट में करी अंकित? मैंने ग्रेजुएशन बीबीए में किया था। बीबीए किया है, ओके। यस तो मैम। आपने जैसे बताया कि आपका रिजल्ट थोड़ा लेट हो गया था, कोविड की वजह से उस साल रिजल्ट्स लेट हुए। तो यस मैम। 2021 दिसंबर में जब जैसे एनएचपी आपने पहली बार दिया, तो एनएचपी यस को मैम। कैसे कैसे चूज किया आपने? ज्यादातर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स बैंक एग्जाम्स के फॉर्म्स फिल करते हैं या फिर रेगुलेटरी बॉडीज। तो एनएचपी के बारे में आप ये सेकेंड टाइम दे रहे हैं, तो यस मैम। क्यों आपको इतना फैसिनेशन था एनएचपी के लिए? मैम पहले तो एनएचपी एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो जब उसका फॉर्म निकला था तो उस टाइम भी काफ़ी कम वैकेंसीज थी। बट राइट। मैंने उसका पैटर्न देखा, एग्जामिनेशन जो पैटर्न होती है, तो वो सेम टू सेम बैंकिंग पैटर्न पे फॉलो कर रहा था। तो राइट। मुझे लगा कि एक बार इसे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ये पहला एग्जाम था 2021 में। तो मुझे हम्म। लगा कि एक आइडिया हो जाएगा कि कैसा क्या फॉलो होता है। तो इसीलिए उस टाइम पे। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई अंकित, कि कई बार ना वैकेंसीज आपने बताया जैसे कम है, और एनएचपी छोटी, रिलेटिवली छोटी ऑर्गेनाइजेशन है अगर हम और यस पूरे मैम। बैंकिंग सेक्टर से कंपेयर करें तो वैकेंसीज रिलेटिवली कम ही होंगी बैंक से जैसे आती हैं। तो लेकिन आपने ये देखा कि मेरे को एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, उस पैटर्न पे करनी है, और ये मेरे को आगे भी हेल्प कर सकता है। तो ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि कई बार एस्पायरेंट्स जो हैं वैकेंसी देख के ही छोड़ देते हैं कि इतनी यस कम मैम। है, यस मैम। हमें क्या करना है, क्या जरूरत है। बट ये भी बात सत्य है कि एक ही वैकेंसी चाहिए होती है एक स्टूडेंट को, तो सारी नहीं चाहिए होती है। तो हमें अपना तो बिल्कुल ट्राई यस मैम, करना बात तो सही। चाहिए। एंड आई एम श्योर कि वो पहला यस कदम जो आपने लिया था उससे आपको काफी बूस्टअप हुआ होगा आगे एग्जाम्स देने के लिए। तो यस आगे मैम। अगर बताएं अंकित, जैसे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है? जैसे आपने बताया ये काफी सिमिलर है, और बैंक एग्जाम से तो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस भी रहता यस है, फिर एनएचपी में तो कंप्यूटर भी आता है। तो आपने किस तरीके से तैयारी करी, किस एरिया पे फोकस किया, एंड कितने आज आप देते थे इसकी प्रिपरेशन के लिए? मैम आर्ट्स तो मैं कुछ आइडिया वैसा नहीं है, लेकिन बट हाँ, अगर आप जैसे एक नॉर्मल कैंडिडेट जो मॉक देता है, तो अगर वो मॉक देता है तो मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है कि वो मॉक देके उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। हम्म। लेकिन मैं जब मॉक देता था तो मुझे एक आइडिया था कि हाँ, मैं जब भी मॉक देता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, बस मुझे स्पीड की थोड़ा ज़रूरत है। ओके। उस टाइम पे मैं बना नहीं पाता था। तो उसके हम्म। बाद जब मॉक खत्म होता था, तो मैं उस मॉक को एनालाइज करता था, जो क्वेश्चन नहीं बना था उस टाइम, उसको हम्म। दोबारा से बनाता था। तब हम्म। मुझे लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मेरे से बन रहा है, बस मुझे स्पीड थोड़ी और लानी है। हम्म। तो इससे मुझे पता चला कि मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बट हम्म। स्पीड मेरा थोड़ा स्लो है। और वही मॉक देते देते मेरा स्पीड वापस से आया।
तो आप ये रेगुलरली करते थे एवरी डे कि कितने टाइम गैप पे आप मॉक्स करते थे या प्रैक्टिस करते थे? मैम जैसे बैंकिंग मॉक अगर रहा तो वो प्री एंड मेंस दो रहता है। तो हम्म। प्री का मैं डेली देता था, क्योंकि डेली प्री में देते। ज्यादा टाइम, यस मैम, ज्यादा हम्म। टाइम लगता नहीं था, 1 घंटा रहता था। और हम्म। उसके बाद फिर उसे एनालाइज करने में 1 घंटा या 1.5 घंटा। तो प्री राइट। मैं डेली देता था, और मेंस मैं वीक में 1 या 2 दिन। ओके। तो यस दैट्स मैम। काफी काफी अच्छी बात बताई आपने अंकित, की ना सिर्फ मॉक देना पूरा नहीं है, क्योंकि उसे एनालाइज करना। एग्जैक्टली, क्योंकि हम एनालाइज नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं और कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे आपने रियलाइज किया कि मेरे को समझ में आ रहा है, मुझे क्वेश्चन बनाना आ रहा है, लेकिन स्पीड यस। चाहिए। तो यस एक्यूरेसी मैम। आपकी आ गई थी, आपको स्पीड पे काम करना था। तो आपने यस मैम। ऑलमोस्ट डेली प्रैक्टिस किया, तो यस। काफी आपकी स्पीड इससे बेटर हुई होगी। तो ये काफी अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एंड जनरल एंड अवेयरनेस के मैम, लिए भी आप डेली फॉलो करते थे? सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। मैम एक और चीज की, जैसे अगर कोई मॉक देता है, तो उसके बाद फिर वो मतलब अगर उसे एनालाइज नहीं करेगा, तो वो बाद में वही उसका आदत पड़ जाएगा। राइट। वो खाली मॉक दे के वो छोड़ देगा, उसके बाद फिर वो आगे बता नहीं पाएगा कि ये मेरे कहाँ वीक पॉइंट्स है। एग्जैक्टली, फिर वो एक्चुअल में यस। हमें तभी नहीं पता चलेगा ना कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। तो एनालाइज यस मैम। करना और उस पर काम करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वही हमारी प्रिपरेशन की एक्चुअली इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। यस कॉन्सेप्ट्स का मैम। पहला पहला स्टेप है, कॉन्सेप्ट्स बना लीजिए, और कॉन्सेप्ट्स बनाने के बाद फिर हमें प्रैक्टिस कर करके कहाँ कहाँ कमी रह रही है वो देख देख के बाद में उसको फिल करते रहना पड़ता है गैप। तो काफी अच्छी चीज यस मैम। बताई आपने अंकित। तो अंकित, जैसे मैं पूछ रही थी जीए के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए भी बैंकिंग में काफी इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ एनएचपी के लिए अगर नहीं बोलूं, और बैंकिंग एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस भी अलग अलग वैरायटी के आते रहते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड भी यस आते हैं, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी आते हैं। तो इसको आप कितना फ्रीक्वेंटली पढ़ते हैं? मैम, जीके अगर कोई डेली पढ़े तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, rather than मंथली एंड क्वार्टरली। सो मैंने बहुत से एस्पिरेंट्स को देखा है कि वो एग्जाम टाइम पे 3-4 महीना का जीके एक साथ पढ़ते हैं। तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम कोई भी बच्चा मतलब उतना वो कैच नहीं कर पाएगा सारे जीके। तो मैं डेली रिटेन नहीं पढ़ता कर था पाते हैं। मैंने। यस मैम, रिटेन नहीं कर पाएगा, और इसीलिए मैं डेली पढ़ता था जीके, और क्विज भी लगाना बहुत जरूरी है, ताकि जो आप डेली पढ़ते हैं वो आपका रिवाइज होता रहे। ओके। ओके। सो मतलब आप काफी कंसिस्टेंट लिए आपने प्रिपेयर किया। सो अंकित, आपकी यस मैम। स्ट्रैटेजी आई थिंक थी कि एनालाइज करिए और कंसिस्टेंटली उस पर काम करते रहिए। तो यस मैम। काफी काफी हेल्पफुल स्ट्रैटेजी है, एंड मेजोरिटी टाइम ये बहुत वर्क करती है। और बिल्कुल कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है, और एनालाइज यस मैम। करना भी। मैम तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे क्वेश्चन सिलेक्शन भी बहुत ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले यस। करता है सेलेक्ट। तो कि जैसे अगर आप मॉक अगर कोई देता है, तो उसमें जैसे एग्जांपल क्वांट ही ले लेते हैं, क्वांट सेक्शन। उसमें बहुत कोई डीआई से स्टार्ट करते हैं। तो अगर जिनका स्ट्रांग है डीआई तो वो स्टार्ट कर सकते हैं, बट बहुत का डीआई स्ट्रांग नहीं रहता है, वो स्टार्ट कर सकते हैं जैसे अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, और ये सब से ओके। नंबर सीरीज हो गया। तो इससे आपका कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाएंगे। बिल्कुल, ये भी काफी अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि ये सही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कई बार हम ये भूल जाते हैं एग्जाम। कई बार एस्पिरेंट्स एग्जाम देते समय ये दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि हमें एक आदत होती है स्कूल के एग्जाम्स देने की, कॉलेज की, जहाँ पे यस मैम। मैक्सिमाइज करिए, जितने मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी जरूरी हो जाता है क्वेश्चन सिलेक्शन, कि यस मैम। आप जो आप एक्यूरेटली और स्पीड से कर पाएं, ताकि आप आगे बढ़ पाएं एंड आप अपने कंपटीशन से आगे हो पाए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें सारे 100% क्वेश्चंस करने हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वो यस चीज मैम। स्ट्रैटेजिकली चूज करना भी काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अंकित, अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट भी शेयर किया। हम जब तो आपने रिटर्न के लिए काफी मेहनत करी, एग्जाम्स दिए, मॉक्स दिए, एंड फाइनली आपने अपना
सेकेंड अटेम्प्ट में एनएचबी को किया। एंड एक्चुअली देखा जाए तो ये पहला आपका सीरियस एनएचबी अटेम्प्ट था, क्योंकि पहली बार तो आपने सिर्फ कॉलेज से फ्रेश आउट आपने पहली बार कोई एग्जाम दिया था, गवर्नमेंट एग्जाम्स। यस मैम। तो एनएचबी जब आपने देखा होगा, रिटन क्लियर हो गया, तो आई एम श्योर आप बहुत एक्साइटेड हुए होंगे, काफी खुश भी हुए होंगे। यस। तो लेकिन वो फाइनल नहीं था, वो इंटरव्यू भी रह रहा था। तो फिर आपका क्या रिएक्शन था लिस्ट में देखने के बाद, और आपने इंटरव्यू के लिए क्या किया? मैम फर्स्ट तो कि जब मेरा ये रिटन क्लियर हुआ, तो वो मैं पहली बार था कि मैं किसी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था उस टाइम। तो ओके। ये मेरा बहुत अच्छा रिएक्शन था। एंड उसके बाद फिर मैंने आई एग्जाम बी का देखा था मैंने कोर्स, कि वो रेगुलेटरी बॉडीज के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। तो इसीलिए मैंने आई एग्जाम बी का ये कोर्स लिया था इंटरव्यू के लिए। तो मुझे उसमें काफ़ी हेल्प मिली। और जैसा कि सर ने मतलब आई एग्जाम भी का जब मैं इंटरव्यू दिया था, तो सर मुझे कुछ वीकनेस बताए थे कि मेरा क्या वीकनेस है, क्या वीक पॉइंट है, और मुझे कैसे उसे ओवरकम करना है। एंड सर मेनली मुझे जो क्वेश्चन सर पूछे थे, सेम टू सेम मतलब वैसा ही क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में भी वहाँ पूछे थे सर। वेरी नाइस तो अंकित। तो आई थिंक आपका पहली बार आपने इंटरव्यू फेस किया, लेकिन आप कॉन्फिडेंस से फेस कर पाए यस उसमें। मैम। तो अगर थोड़ा आप इंटरव्यू के बारे में बताएं, एक्चुअल इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू जो आपने, जैसे आपने बताया आई एग्जाम भी पे आप आए थे, तो काफी सिमिलैरिटी थी। तो किस तरीके के एस्पेक्ट्स पे आपके इंटरव्यू में फोकस किया गया था? मैम जो एक्चुअल इंटरव्यू था उसमें मेनली मुझसे मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के बारे में पूछे थे, हम्म। कि मैंने किस कहाँ से ग्रेजुएशन की, और जो मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था उससे मुझे मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। जैसे मेरा बीबीए था, तो मुझसे मैनेजमेंट से जनरली रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे थे। एंड कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से थे, जैसे सीबीडीसी एंड ऑल। बस यही था। ओके। और अगर मैं सही समझ रही हूँ तो आपने अपना इंटरव्यू हिंदी में दिया है, एक्चुअल यस मैम इंटरव्यू? मैंने हिंदी में दिया था। ओके। सो ये भी बहुत मैं ये क्यों हाईलाइट कर रही हूँ, कई बार स्टूडेंट्स को हिचकिचाहट होती है हिंदी में इंटरव्यू देने में, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं उनका इंप्रेशन खराब ना हो जाए, कहीं उनको मार्क्स ना कट कर दिए जाए अगर वो इंग्लिश में नहीं देंगे। तो हम ये काफी रिपीट करते रहते हैं स्टूडेंट्स को कि आप उस लैंग्वेज में दीजिए जिसमें आप सोच के अच्छे से बोल पाएं, क्योंकि अदरवाइज आपका कम्युनिकेशन अगर क्लियर नहीं होगा, और आप सब कुछ जानते हैं लेकिन सिर्फ क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं है लैंग्वेज में, और आप दूसरी लैंग्वेज में जबरदस्ती दे रहे हैं, और आप अपने आप को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अंकित ने हिंदी में दिया है, बहुत कॉन्फिडेंटली हिंदी में दिया, और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो मैं ये इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, कि स्टूडेंट्स जो डरते हैं, आप लोग को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स में अलाउ किया जाता है कि आप इंग्लिश या हिंदी चूज करें। तो आप जिस भी लैंग्वेज में ज्यादा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील होते हैं, आपको इनमें से इन किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहिए। मैम तो एक्चुअली यस। मैम एक्चुअली मैंने भी मुझे भी ये बहुत सा ये कंफ्यूजन था। तो मैंने भी मॉक इंटरव्यू में सर से पूछा था कि यस। सर क्या करना सही रहेगा। तो सर बोले थे कि हिंदी में तुम दे सकते हो, हिंदी में तुम क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो, तो इसलिए तुम्हारा हिंदी में अगर तुम दोगे तो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि इंटरव्यू का मेन फोकस नॉलेज देखना नहीं होता है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। यस, और कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट इक्वल टू लैंग्वेज स्किल्स, क्योंकि यस मैम। ऐसा नहीं है सिर्फ इंग्लिश में ही बोलेंगे तो ही आपका अच्छा माना जाता है कम्युनिकेशन। सो थैंक यू अंकित ये करने के लिए, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई बार स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी सी बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको हम निग्लेक्ट कर जाते हैं, और जो कम इंपॉर्टेंट है उनको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे जाते हैं। तो आई एग्जाम भी, मॉक इंटरव्यूज में भी हम यही कोशिश करते हैं कि आपका फोकस उस तरफ लाएं जहां से आपको फायदा हो। यस मैम। तो ग्रेट। सो अंकित, कुछ आप कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को और अपनी जर्नी के बारे में, या कुछ ऐसी पॉइंट्स जो हमें नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम क्या करते हैं वो तो आपने बताया,
बट ऐसा कुछ अपनी जर्नी का आप कुछ बताना चाहेंगे जो नहीं करना चाहिए? मैम, पहला बात तो ये कि अगर बहुत का नहीं कुछ एग्जाम्स क्लियर होता है तो वो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो पहले तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अभी आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं। एंड एग्जाम से रिलेटेड कुछ है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि अगर मैं गेस वर्क करता हूँ एग्जाम में तो मेरे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गेस वर्क करने से और मार्क्स कम ही हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम देखे हैं जिसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम्म। अगर आप गेस वर्क करिएगा तो नॉर्मलाइजेशन के कारण आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा डिटेक्ट हो जाएंगे। तो ओके। और ये हमें लगातार ये एफर्ट लगानी चाहिए और डेली बेसिस पे कोशिश करते रहना चाहिए कि कम से कम एक मॉक ज़रूर दें, ताकि वो स्पीड बना रहे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है रादर देन अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चंस। ट्रू ट्रू अंकित, ये बहुत सही आपने बोला। और जो आपने पहली बात बोली थी मैं उसके लिए आप फिर से फोकस करना चाहूंगी कि यस होता है, कई बार किसी एग्जाम में नहीं आपका सिलेक्शन हुआ है, बट कंसिस्टेंसी काफी जरूरी है, क्योंकि आपकी नॉलेज और आपकी प्रैक्टिस और आपका जो एफर्ट है वो वेस्ट नहीं जाता। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि सच्ची में कोई अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा आ रही हैं आज की डेट में कि अगर आप बहुत सीरियस हैं तो बहुत सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज आए जा रही हैं। लेटेस्ट एग्जांपल मैं दूंगी, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। जैसे यस इस साल आईएफएससीए रेगुलेटरी बॉडी, एक नई रेगुलेटरी बॉडी है, कहीं ने किसी ने कोई बात नहीं थी, अचानक से ये अपॉर्चुनिटी आई। तो जो भी प्रिपेयर्ड थे उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना ज्यादा इजी हो गया एज कम्पेयर टू जो बैठे हैं वेट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा आएगा तो हम सोचेंगे, हम शुरू करेंगे। तो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं एंड बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं बैंकिंग और फाइनेंस और गवर्नमेंट स्पेस में। एंड हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। मेजोरिटी में देखिए क्यूआरई जीए ये सब कॉमन रहता है, तो आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, आप अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाते रहिए, आप न्यूज़ को फॉलो करते रहिए। अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आप किसी ना किसी को ग्रैब बिल्कुल कर पाएंगे। सो डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना एफर्ट करते रहना है। एंड अंकित ने आज हमें कई सारी अच्छी पॉइंट्स बताए, उन्होंने भी अपनी जर्नी कैसे शुरू करी और कैसे उन्होंने अचीव कर लिया है आज एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन अंकित, एंड थैंक यू हमारे प्लेटफॉर्म पे आके ये शेयर करने के लिए और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन।